हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट ANC 1 का चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इकाई 3 के इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट, वसा का परिचय। सेकंड, संतृप्त वसा अम्ल तथा असंतृप्त वसा अम्ल। थर्ड, वसा के खाद्य स्रोत। फोर्थ, वसा का कार्य। और लास्ट, वसा का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट में अधिकतर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस कारण बेहतर होगा वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए, जिससे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को प्रारंभ करते हैं। वसा का परिचय। वसा का परिचय प्राप्त करने से पहले लास्ट लेसन्स के कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करना चाहेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि पोषक तत्वों को 2 वर्गों में बांटा गया था, स्थूल पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। स्थूल पोषक तत्वों में कार्बोज, जल, प्रोटीन तथा वसा को रखा गया था और विटामिन और खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्वों में रखा गया था। जो स्थूल पोषक तत्व थे वो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होते थे और जो सूक्ष्म है वो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। स्थूल पोषक तत्वों में कार्बोज और वसा, इन दोनों को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं। पहले के पाठों में हमने इन विषयों को पढ़ा भी है। आज वसा, जो कि भोजन का एक प्रमुख घटक है और ऊर्जा प्रदान करने का एक प्रमुख खाद्य स्रोत है, आज वसा के बारे में चर्चा करेंगे। तो वसा एक ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। छूने में चिकने तथा जल में अघुलनशील होते हैं। वसा तेल के अतिरिक्त वसा की तरह कुछ अन्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। वसा तथा तेल दोनों ही के मुख्य अवयव वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स के दृष्टि से कि वसा तथा तेल दोनों के ही मुख्य अवयव हैं। क्या अवयव है? वसा अम्ल अर्थात फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल। वसा अम्ल कार्बन तथा अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की श्रृंखलाओं से बने होते हैं, अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह चेन होता है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक को देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक है संतृप्त वसा अम्ल तथा असंतृप्त वसा अम्ल। जैसे कि अभी हम लोग श्रृंखला के बारे में जान लिए। एक निश्चित लंबाई वाले वसा अम्ल की एक श्रृंखला में पाए जाने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर निश्चित होती है, यदि किसी वसा अम्ल में सभी हाइड्रोजन उपस्थित हों तो संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। अर्थात संतृप्त वसा अम्ल उस प्रकार का श्रृंखला है जिसमें और अधिक हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। इसकी तुलना में कुछ वसा अम्लों में कुछ हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं। इन्हें असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। असंतृप्त वसा अम्लों में और अधिक हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण करने की क्षमता होती है। संतृप्त अर्थात हो गया ये, इसमें हाइड्रोजन परमाणु पूर्ण रूप से है, और असंतृप्त अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु कुछ कम है, अर्थात कुछ और ग्रहण करने का क्षमता है। 2 वसा अम्ल ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर में निर्मित नहीं किए जा सकते, अतः इनका भोजन में होना आवश्यक है। इनको अनिवार्य वसा अम्ल कहते हैं। ये वसा अम्ल है लिनोलिनिक तथा लिनोलीक अम्ल। ये दोनों नाम को याद रखना है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार दोहरा देता हूँ, लिनोलिनिक तथा लिनोलीक अम्ल, ये दोनों ही असंतृप्त प्रकृति के वसा अम्ल हैं।
वसा या तेल की एक इकाई में 3 वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल की एक इकाई होती है। यह भी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वसा या तेल की एक इकाई में कितने वसा अम्ल होते हैं, तो 3 वसा अम्ल होते हैं तथा ग्लिसरॉल की एक इकाई होती है। वसा तथा तेल की इस इकाई को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। यह नाम भी जानना जरूरी है, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। वसा या तेल बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बने होते हैं। अब थर्ड टॉपिक को देख लेते हैं, वसा के खाद्य स्रोत। वसा के मुख्य खाद्य स्रोत वसा तथा तेल जैसे घी, वनस्पति घी, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल आदि। इन सब तेलों में लगभग 100% वसा होती है। वसा तथा तेलों के अलावे कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध तथा दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर, खोया, गिरीदार फल तथा तिलहन जैसे बादाम, मूंगफली, नारियल, सरसों के दाने आदि, अंडे तथा मांसाहारी पदार्थों में भी वसा होती है। इन खाद्य पदार्थों को अधिक वसा वाले पदार्थ कहा जाता है। इनमें 8 से 50% तक वसा पाई जाती है। इन पदार्थों के अतिरिक्त लगभग प्रत्येक खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दाल, फल इत्यादि में भी थोड़ी मात्रा में वसा अदृश्य रूप में होती है। अर्थात क्या हो गया कि वसा का स्रोत जैसे कि हम लोग जानते हैं जो तेलीय पदार्थ है उसमें तो वसा होता ही है। इसके साथ जो दूध का प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें वसा काफ़ी अच्छा मात्रा में होता है। उसके बाद जो मांसाहार है, विशेष करके जो मांस है और अंडा है, इसमें भी वसा काफ़ी मात्रा में होता है। वसा के कार्य। प्राय वसा को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। संभवतः हमारे विचार में वसा का संबंध मोटापे तथा जीवन को खतरे में डाल देने वाली बीमारियों जैसे दिल का दौरा से होता है, किंतु यह धारणा नकारात्मक है। भोजन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के रूप में वसा शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब शरीर को आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा मिले। चलिए वसा के कार्यों को समझ लेते हैं। पहला कार्य ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नोट करने लायक पॉइंट है। 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो 1 ग्राम कार्बोज या प्रोटीन से प्राप्त कैलोरी से 2 गुना से भी अधिक है। कार्बोज और प्रोटीन, इसमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन यहाँ वसा में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सामान्यतः वसा की थोड़ी सी मात्रा से ही शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। अतिरिक्त वसा शरीर के विशेष ऊतकों में जमा हो जाती है, जिन्हें वसा ऊतक या एडिपोज ऊतक कहते हैं। ये नाम भी याद रखने योग्य है, एडिपोज ऊतक। इसका एक अच्छा उदाहरण है उदर भाग में पाए जाने वाले ऊतक। तो पहला काम हो गया ऊर्जा प्रदान करना। ये एडिपोज ऊतक को फिर हम लोग देखेंगे आगे। दूसरा जो कार्य है भूख से संतुष्टि। जब हम अधिक वसा युक्त खाना खाते हैं तो बहुत समय तक भूख नहीं लगती। इसका कारण यह है वसा आमाशय में देर तक रहती है तथा इसके पाचन में भी अधिक समय लगता है। इस प्रकार रेशे के भांति वसा भी भूख को तृप्त करती है। अगला पॉइंट शारीरिक अंगों की रक्षा। शरीर में वसा विशेष स्थानों पर एडिपोज ऊतकों में पाई जाती है। मैंने बताया था अभी कि एडिपोज ऊतक का चर्चा आएगा आगे। तो क्या होता है ना कि वसा हमारे शरीर के विशेष स्थानों पर एडिपोज ऊतकों में संरक्षित रहता है। त्वचा के नीचे एकत्रित वसा की परतें अवरोधक का कार्य करती है। अवरोधक का कार्य करती है, ऑब्स्ट्रक्शन का कार्य करती है, जो क्या करती है शरीर को गर्म रखती है। साथ ही शरीर के कोमल अंगों जैसे हार्ट, किडनी के चारों ओर वसा की परत होती है, जो इन अंगों को चोट और झटके से बचाती है। अगला पॉइंट अनिवार्य वसा अम्ल का स्रोत। वसा अनिवार्य वसा अम्ल के स्रोत के रूप में शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगला पॉइंट वसा
विलय विटामिन का वाहक। इसको समझ लेते हैं। विटामिन जो मुख्यतः होता है ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से ए, डी, ई, के ये जो चारों होते हैं ये जल में घुलनशील नहीं होते, अर्थात ये जल में नहीं घुलते, ये वसा में घुलनशील होते हैं। जबकि बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए, डी, ई, के, एडेक, शॉर्टकट में एडेक बोल के भी याद रख सकते हैं। ये ए, डी, ई, के ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अब इस पॉइंट में फिर से आते हैं। वसा विलय विटामिन का वाहक। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में विलय और दूसरा जल में विलय। वसा विलय विटामिन के वाहक का कार्य करती है, अर्थात जो विटामिन वसा में घुलता है वो इसका वाहन करती है तथा वसा विलय विटामिनों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाती है और शरीर में इनके अवशोषण में भी सहायता करती है। इस प्रकार मुख्य कार्यों को देख लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। वसा का पाचन, अवशोषण तथा उपयोग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विगत परीक्षाओं में आया हुआ है और मुझे भरोसा है कि आगे के परीक्षाओं में भी ये आएगा, इसलिए इसको समझ लेना जरूरी है। वसा का पाचन, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया था कि जो पाचन का जो मुख्य तीन है, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन तो थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था माउथ से ही, फिर जब वो स्टोमक में पहुंचा अर्थात आमाशय में पहुंचा तो वहाँ पे हम लोग देखे थे क्या कि प्रोटीन का थोड़ा सा पाचन होता है, लेकिन वसा का पाचन वहाँ भी नहीं होता था। और वसा का पाचन जो स्टार्ट होता था कहाँ होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में अर्थात छोटी आंत में। छोटी आंत में वसा का पाचन भी हो जाता था और अवशोषण भी हो जाता था। ठीक है, तो जो मुख्य पाचन है वसा का वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। चलिए इसको देख लेते हैं। पाचन प्रक्रिया में वसा अपने अवयवों ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में टूट जाती है। वसा के पाचन में दो एंजाइम सहायक होते हैं, वे हैं पाचक आमाशय रस में उपस्थित आमाशयिक लाइपेज तथा अग्नाशय रस में पाए जाने वाला अग्नाशय लाइपेज। एंजाइम की क्रिया के लिए वसा का जल में मिलना आवश्यक है, परंतु वसा जल में अघुलनशील है। इस कार्य में यकृत अर्थात लीवर से निकलने वाला पित्त रस सहायता करता है। पित्त रस बाइल जूस ये हेल्प करता है। पित्त रस वसा को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देता है जो आसानी से जल व पाचक रस में मिल जाती है। इस प्रकार एंजाइम वसा पर आसानी से क्रिया कर सकते हैं। आमाशय में पित्त रस नहीं होता है, इसलिए आमाशय में लाइपेज की वसा पर महत्वपूर्ण क्रिया नहीं होती है। वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में ही होता है, जहां पर अग्नाशय लाइपेज पित्त रस की सहायता से, पित्त रस अर्थात बाइल जूस के हेल्प से वसा को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में तोड़ देता है। अर्थात वसा का पाचन होके ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में बदल जाता है। फिर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल छोटी आंत की कोशिकाओं से ही रक्त में मिल जाते हैं। इस प्रकार पाचन और अवशोषण हो गया। रक्त द्वारा वसा अम्ल या तो एडिपोज ऊतकों में ले जाए जाते हैं जहां पे वे संग्रहित हो जाते हैं, या फिर कोशिकाओं में ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्द ही दूसरे इकाई का वीडियो लेकर हाजिर होंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।